हेलो फ्रेंड्स, जॉनटेक डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। हम बीसीटी की सीरीज में आज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बीसीटी की सीरीज में टोस से रिलेटेड क्वेश्चंस का पार्ट 1 वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। आज टोस के जो पार्ट 2 वाले जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस टू बी सोल्व्ड इन द स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन मेथड। स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन मेथड में कितनी इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा? नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, कितनी इक्वेशंस को हमें सोल्व करना पड़ेगा? तो जो स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन मेथड है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड की कैटेगरी में आता है। दो टाइप के हमारे मेथड्स होते हैं, एक होता है हमारा फोर्स मेथड और जो दूसरा वाला होता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मेथड में जो हमारे अननोन्स होते हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना होता है वो होती है इंटरनल एक्सटर्नल रिएक्शंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमारे जो अननोन्स होते हैं वो होते हैं अनरीस्ट्रेन्ड जॉइंट डिफॉर्मेशंस, अनरीस्ट्रेन्ड जॉइंट डिफॉर्मेशंस। तो फोर्स मेथड में जितने आपको एक्सटर्नल इंटरनल रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं वो आपके डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के इक्वल होंगे। और क्योंकि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ये बताती है कि कितने ऐसे एक्सटर्नल इंटरनल रिएक्शंस है जो कि हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से एनालाइज नहीं कर पा रहे। और जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है जिसका एग्जांपल हमारा स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन मेथड है, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमारे अननोन्स होते हैं अनरिस्ट्रेन्ड जॉइंट डिफॉर्मेशन, जॉइंट पर वो डिफॉर्मेशन जो कि रिस्ट्रेन नहीं किए हुए हैं, और वो डिफॉर्मेशन हमें मिलते हैं डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डीके से। तो स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन मेथड में हम कितनी कंडीशंस या कितनी इक्वेशंस को सोल्व करेंगे? तो जितनी हमारी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होगी उतनी ही हम इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट, किसी भी लीनियर इलास्टिक वे में बिहेव करने वाले स्ट्रक्चरल एलिमेंट में stiffness is directly proportional to flexibility, stiffness is inversely proportional to flexibility, stiffness is equal to flexibility, stiffness and flexibility are not related। दो वर्ड यहाँ पर आए हैं, एक तो है stiffness और दूसरा वाला आया आपका flexibility। दोनों की एक बार डेफिनेशन देखते हैं फिर इनका रिलेशन निकालेंगे। तो स्टिफनेस होती है लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन। लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन, वो लोड जिस पर डिफॉर्मेशन यूनिट हो रहा है, तो हमने डिफॉर्मेशन को यहाँ यूनिट किया है, तो P बाई डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, P बाई डेल्टा, और इसको बोलते हैं K से। स्टिफनेस का मतलब K से स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है P बाई डेल्टा, डेल्टा को यूनिट कर दिया। अगर फ्लेक्सिबिलिटी को देखा जाए तो स्टिफनेस है लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन। यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए कितना लोड चाहिए? ये होगा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू यूनिट लोड। यूनिट लोड के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी होगा। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा बाई पी, यहां पर पी आपका यूनिट हो गया। अब अगर आप रिलेशन देखोगे
तो जो K है वो F से, जो स्टीफनेस है वो फ्लेक्सिबिलिटी से इन्वर्सली रिलेटेड है। तो यहां पर जो ऑप्शन है हमारा वो आपका है बी ऑप्शन करेक्ट है। स्टीफनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी। स्टीफनेस फ्लेक्सिबिलिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई मटेरियल बोला जाए कि ज्यादा स्टिफ है तो इसका मतलब वो आपका फ्लेक्सिबल कम है, या ऐसा बोला जाए कि कोई मटेरियल ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो इसका मतलब ये कि कम उसकी स्टीफनेस कम है। तो स्टीफनेस फ्लेक्सिबिलिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ स्टीफनेस ऑफ ए बीम at the near end when the far end is hinged to the stiffness of the beam at the near end when the far end is fixed is। ये क्वेश्चन हमारे स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड्स हैं उनके बेसिक से रिलेटेड है। डिस्प्लेसमेंट मेथड के जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के ही बनेंगे, और उसमें से भी इस तरह के जो उसके बेसिक स्टडी की जाती है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां पर दो कंडीशन दी हुई है, वो जॉइंट जिसके फार एंड पर हिंज्ड है और एक ऐसा जॉइंट है जिसके फार एंड पर फिक्स्ड है। तो उन जॉइंट, दोनों जॉइंट की जो स्टीफनेस होगी, स्टीफनेस यहां पे बात की जा रही है रोटेशनल स्टीफनेस की। रोटेशनल स्टीफनेस क्या होगा, किसी पर्टिकुलर जॉइंट को यूनिट रोटेशन से रोटेट करने के लिए कितना आपको मोमेंट लगाना है वो उस जॉइंट की रोटेशनल स्टीफनेस है। तो रोटेशनल स्टीफनेस के बीच का यहां पर रेशियो पूछा है, किस किस में, जब फार एंड पर हिंज्ड है और जब फार एंड पर आपका फिक्स्ड है। तो पहले दोनों कंडीशन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में कंक्लूजन निकालेंगे। तो पहला कंडीशन तो यह है कि आपका इस जॉइंट को मुझे रोटेट करना है और फार एंड पर मेरा हिंज्ड है। तो जब इसको रोटेट किया जाएगा तो रोटेट करने पर जो थीटा यहां पर प्रोड्यूस होगा वो थीटा प्रोड्यूस होता है, थीटा इसको अगर ए बोल दिया जाए तो थीटा इज इक्वल टू ml/3a। ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि जब फार एंड पर हमारा हिंज फिक्स्ड हो जाएगा जब इसको रोटेट किया जाएगा यहां पर जो थीटा ए आता है वो आता है ml/4a। ठीक है। स्टिफनेस की डेफिनेशन अभी देखिए, लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टिफनेस। उसी तरीके से मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशनल स्टिफनेस ऑफ दैट जॉइंट। तो इस जॉइंट को यूनिट रोटेशन से रोटेट करना है, मतलब थीटा को आपको क्या करना होगा 1, यहां पर भी क्या करना होगा थीटा को 1। तो इन दोनों की जो रोटेशनल स्टीफनेस आ रही है उनका रेशियो हमें बताना है। तो यहां पर जो स्टीफनेस आ जाएगी के थीटा वो आएगी 3ei/l। वो मोमेंट जो कि रोटेशन यूनिट देगा वो कहलाएगा इसकी रोटेशनल स्टीफनेस। तो 3ei/l यहां अगर आप देखोगे तो के थीटा इज इक्वल टू 4ei/। आपसे पूछा गया है कि जब फार एंड हिंज्ड है टू द स्टीफनेस ऑफ द बीम एट द नियर एंड व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड। तो इस वाले केस का रेशियो इस वाले केस के रेशियो से पूछा है। तो जो रेशियो होगा के थीटा, इसको अगर 1 बोल दिया जाए, इसको 2 बोल दिया जाए, तो के थीटा 2 इज इक्वल टू 3ei/l डिवाइडेड बाई 4ei/l। तो रेशियो हमारा सिंप्लीफिकेशन के बाद होगा 3/4। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डायरेक्टली आपसे स्टीफनेस भी पूछी जा सकती है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसी तरीके के। आपसे इस तरह की कंडीशन देकर के थीटा भी पूछा जा सकता है कि उस जॉइंट पर कितना रोटेशन जनरेट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रिज्मेटिक बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड। एक प्रिज्मेटिक बीम है, प्रिज्मेटिक बीम का मतलब उसका थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। फिक्स्ड एट बोथ एंड कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। द रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट्स टू द बेंडिंग मोमेंट ऑफ मिड स्पान। सपोर्ट्स पे जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है उसका मिड स्पान से जो बेंडिंग मोमेंट है उसके साथ क्या रेशियो होगा। द रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, सपोर्ट पे जो बेंडिंग मोमेंट है उसका जो आपका मिड स्पान पे बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है उससे क्या रेशियो होगा, ये आपसे पूछा है। तो पहले कंडीशन ड्रॉ करेंगे। ए बी फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम पर यूडीएल लगा हुआ है।
यूडीएल है आपका W किलो न्यूटन पर मीटर का। अब इस कंडीशन के लिए जब यहाँ पर इसका स्पान L है, तो इस कंडीशन के लिए जो एंड्स पे मोमेंट जनरेट होते हैं उनको हम फिक्स्ड एंड मोमेंट बोलते हैं। अगेन फ्रॉम दी बेसिक एनालिसिस ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्लो डिफ्लेक्शन इक्वेशन वाले क्वेश्चन है ये। जब यूडीएल लगा हो किसी फिक्स बीम पे तो उसके सपोर्ट पे जो मोमेंट जनरेट होते हैं उनको फिक्स्ड एंड मोमेंट बोलते हैं, और उनके डायरेक्ट रिलेशन आपको ध्यान रखने होते हैं। ये होगा WL²/12, इधर भी होगा आपका WL²/12। आपसे ये पूछा है कि इस कंडीशन के कारण जो एंड्स पे मोमेंट जनरेट हो रहे हैं, एंड्स पे कितने जनरेट हो रहे हैं, वो हमें पता चल गया WL²/12। तो उसका रेशियो पूछा है जो मिड स्पान पे मोमेंट जनरेट होगा उससे। तो इस कंडीशन के लिए BMD डायग्राम बनाने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे। एक BMD हम बनाएंगे बीम पे जो यूडीएल लग रहा उसकी वजह से, एक BMD हम बनाएंगे जो सपोर्ट्स पे एंड मोमेंट जनरेट हो रहे हैं उसकी वजह से, और फाइनली दोनों को हम सुपर इंपोज कर देंगे। तो उससे जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा, या तो डायरेक्टली वो शेप पूछा जाता है आपसे, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं मैग्नीट्यूड के रिलेशन से रिलेटेड। तो जब इसका बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपर position by the application of principle of superposition, एक हम बनाएंगे बीम बेंडिंग मोमेंट। तो जब बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया जाएगा तो बीम पे जब यूडीएल लगता है तो उस पर उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है पैराबोला, और जो इंटेंसिटी होती है वो मिड में मैक्सिमम होगी, वो होगी WL²/8। और ये आपका पॉजिटिव मतलब सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, प्लस इसको बोल दिया जाएगा बीम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसको बोल दिया जाएगा बीम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब सपोर्ट कंडीशन के लिए बनाएंगे, तो सपोर्ट पर जो फिक्स्ड एंड मोमेंट जनरेट हो रहे हैं उनकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, पहले ये देखना पड़ेगा ये किस नेचर के हैं। तो ये दोनों जब आप देखोगे इस साइन कन्वेंशन से अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन है, और ये दोनों जब आप सपोज एक जगह सेक्शन के रिलेटेड इनको देखोगे तो दोनों ही हॉगिंग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट को सोम में तो हम क्या करते हैं कि हॉगिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट को लाइन से नीचे बनाते हैं, सेगिंग को लाइन से ऊपर बनाएंगे। यहाँ हमें सुपर इंपोज करना है, एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को दूसरे पर सुपर इंपोज करना है। तो अगर हमने हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट को लाइन से नीचे बना दिया तो जब आप सुपर इंपोज करोगे तो सैगिंग और हॉगिंग वाले दोनों पोर्शन ऐड होंगे, जबकि होना क्या चाहिए, सैगिंग और हॉगिंग वाले पोर्शन एक दूसरे के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसलिए एंड्स के लिए जब भी बेंडिंग मोमेंट बनाया जाता है इस अप्रोच से तो वो उल्टा बनाया जाएगा, हॉगिंग को बनाया जाएगा लाइन से ऊपर और सैगिंग को बनाया जाएगा लाइन से नीचे। तो यहाँ पर दोनों हॉगिंग है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक रेक्टेंगुलर शेप का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। रेक्टेंगुलर शेप का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, नेगेटिव, जिसका मैग्नीट्यूड होगा WL²/12। अब इनको सुपर इंपोज करेंगे, सुपर इंपोज करने पर हमारा फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा। तो सुपर इंपोज, ये हमारा बीम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था, इस पर सुपर इंपोज कर दिया फिक्स्ड एंड वाले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। तो जो कॉमन पोर्शन है ये हमारा 0 हो गया, इधर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर मैग्नीट्यूड है WL²/12, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड है WL²/12। यहाँ पर जो ये टोटल मैग्नीट्यूड था ये तो था WL²/8 का, और ये वाला जो मैग्नीट्यूड था
ये वाला मैग्नीट्यूड चल रहा है कंटिन्यू WL²/12। दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो एक में से एक चीज माइनस होगी, तो जो टोटल यहाँ पर बचेगा, जो टोटल यहाँ पर बचने वाला है, ये वाला जो पोर्शन होगा ये यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। WL²/8 माइनस का WL²/12, 24 यहाँ पर कॉमन आएगा तो 3WL² माइनस का 2WL², फाइनली आएगा WL²/24। तो मिड में आया है WL²/24, एंड्स पर है आपका WL²/12। पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे कि द रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट्स टू दी बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पान। सपोर्ट पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसका मिड स्पान से रेशियो बताना है। तो सपोर्ट पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो तो है WL²/12, और जो मिड स्पान में जो बेंडिंग मोमेंट है वो है WL²/24। सिंप्लीफाई करने पर ये रेशियो आएगा आपका 2 के इक्वल। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें क्या होगा कि कई बार आपसे एंड मोमेंट्स वाले बेंडिंग मोमेंट पूछ लेंगे जिनको फिक्स एंड मोमेंट पूछते हैं, या फिर आपसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछ लिया जाएगा, तो इस तरीके का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स इन ए मेंबर ए बी। कोई ए बी मेंबर है जिसमें आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, तो ए बी मेंबर है हमारा ये वाला। द ट्रस शोन इन फिगर बाय मेथड ऑफ सेक्शन। हमें कौन सा वाला मेथड लगाना है, मेथड ऑफ सेक्शन। दो तरह के मेथड्स होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ जॉइंट वहाँ काम आएगा जब सभी मेंबर में फोर्सेस चाहिए, आप हर जॉइंट पर जाओगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाओगे। मेथड ऑफ सेक्शन वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर मेंबर में फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर ये बोला है कि फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स इन ए मेंबर ए बी ऑफ ट्रस शोन इन फिगर बाय मेथड ऑफ सेक्शन, द सेक्शन इज मेड टू पास थ्रू। सेक्शन भी आपको बता दिया वो कहां से पास हो रहा है, वो पास होगा ए बी, ए डी और ई डी से। तो सेक्शन एक बार कट कर लेते हैं, ए बी, ए डी और ई डी। तो ये हमारा कुछ सेक्शन दिया है। एंड द मोमेंट आर टेकन अबाउट, तो किसके अबाउट आर मोमेंट लोगे। तो मेथड ऑफ सेक्शन में हम एनालिसिस करके इस तरीके से एक सेक्शन कट करते हैं कि जो सेक्शन कट होने के बाद जो पोर्शन हमारा अलग होगा, यहाँ पे सेक्शन करने के बाद में इसका दो पोर्शन होंगे, एक RHS होगा और एक होगा LHS। तो जो सेक्शन कट करने के बाद में जो पोर्शन होगा वो जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करेंगे उसमें, तो इस तरीके की कंडीशन बननी चाहिए कि हमारा जो अननोन है वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन में अकेला आ जाए, तो हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे मेंबर के में फोर्स को, नहीं तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे सेक्शन आपको दे दिया ए बी, ए डी और ई डी। अब इसमें से कौन से वाले सेक्शन को हम यूज करना है या फिर कौन से वाले पोर्शन को हमें यूज करना है, एक होता है RHS, एक होगा LHS। तो जैसे हम देखते हैं RHS के लिए, तो RHS पोर्शन को कट करेंगे तो 3 मेंबर कट हुए, हर मेंबर में आपको फोर्स पता नहीं होगा, तो जो फोर्स स्टार्टिंग में लिया जाता है वो लिया जाता है टेंसाइल फोर्स। ठीक है, अगर प्लस आ जाती है वैल्यू तो हम उसको एज इट इज रख देते हैं, माइनस आ जाती है तो इसका मतलब ये कि हमने जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लिया था उससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसमें जब आप देखोगे इस पोर्शन में, ये जो सारा सेक्शन से इधर वाला पोर्शन है, इसमें हमें ए बी को फाइंड आउट करना है। यहां पर आपको डायरेक्टली दे दिया कि आपको मोमेंट लेना है। अब इस पोर्शन को सेटिस्फाई करने के लिए 3 कंडीशन आप लगा सकते हो, समेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, 3 कंडीशन हम लगा सकते हैं, समेशन ऑफ Fx0, समेशन ऑफ Fy0, समेशन ऑफ Mz0। समेशन ऑफ Fx0 जब इसमें लगाओगे आप तो ए बी आपका एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा, इन दोनों के AD और ED का भी एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा। तो जब इस इक्वेशन को देखोगे तो उसमें 3 अननोन आएंगे, तो हमारा समेशन ऑफ Fx0 से हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। समेशन ऑफ Fy0 जब आप लगाने जाओगे तो ए बी खुद ही एक्स के अलोंग है, तो वाई डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा, तो ए बी वाला तो इससे भी नहीं निकलेगा। फिर बचा समेशन ऑफ Mz0, आपको मोमेंट का समेशन लेना है किसी ना किसी एक पॉइंट के अबाउट। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, हम पॉइंट इस तरीके से लेंगे कि सेक्शन में जो कट हुए हैं उनमें से जो 2 मेंबर हैं, 3 मेंबर कट हुए हैं, एक आपका अननोन है जिसको आपको फाइंड आउट करना, तो बाकी 2 मेंबर का मोमेंट
उस पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए जिसके अबाउट आप मोमेंट ले रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सी के अबाउट अगर हम देखते हैं तो ए तो खुद ही सी से पास हो रहा है, तो सी के अबाउट तो मोमेंट ले ही नहीं सकते क्योंकि जो अननोन है वो खुद ही उस पॉइंट से पास हो रहा है। बी के अबाउट आप देखोगे तो ए फिर भी ए भी बी से पास हो रहा है, तो उसके अबाउट आप नहीं लोगे। अब देखेंगे डी, डी के अबाउट अगर आप देखते हो तो ईडी मेंबर भी यहाँ से पास हो रहा है, एडी मेंबर भी यहाँ से पास हो रहा है, तो इनका तो इसके अबाउट मोमेंट नहीं आएगा। सिर्फ एक ही फोर्स है जिसका मोमेंट आएगा, ए बी, जो कि आपका अननोन है, और बाकी जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उनका इसके अबाउट मोमेंट आएगा। तो जब समेशन ऑफ mz0 करेंगे डी के अबाउट, तो उस कंडीशन में हमें ए बी वाला अननोन फोर्स मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि सेक्शन किस तरीके से कट किया जाए और कौन सी कंडीशन लगाए कि हमें जो अननोन फाइंड आउट करना है वो उस इक्वेशन में अकेला बचेगा। तो यहां पर आपको डी के अबाउट मोमेंट लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप ए बी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रस्ट से रिलेटेड। इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें पूछा जाएगा ट्रस्ट में जीरो फोर्स मेंबर क्या है या किन मेंबर्स में फोर्स की वैल्यू 0 है। तो इसके लिए दो कंसिडरेशन देखी जाती है कि फर्स्ट वाली कंडीशन तो ये है कि यदि किसी जॉइंट पर, ये कोई जॉइंट है और उस पर दो मेंबर आकर के कनेक्ट हो गए, दो मेंबर कनेक्टेड है और इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो दोनों मेंबर लीनियर नहीं है, वो दोनों मेंबर नॉन को लीनियर, मतलब एक लाइन में नहीं होने चाहिए, और पर्टिकुलर जॉइंट पे कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है, ये कंडीशंस होनी चाहिए। दोनों मेंबर नॉन कोलिनियर होने चाहिए और जॉइंट पे कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। तो उस केस में ये जो दोनों मेंबर हैं, इन दोनों मेंबर में जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी 0। पहली कंडीशन तो ये हुई। दूसरी ये बोली जाती है कि किसी जॉइंट पर अगर 3 मेंबर कनेक्टेड है, 3 मेंबर में से 2 मेंबर आपके कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक सेम लाइन में है, ये दोनों क्या हो गए कोलिनियर। किसी जॉइंट पर 3 मेंबर कनेक्टेड है जिसमें से 2 मेंबर कोलिनियर है, और उस पर्टिकुलर जॉइंट पर 3 मेंबर कनेक्टेड है, 2 कोलिनियर है, तो एक नॉन कोलिनियर होगा, वो किधर भी हो सकता है। तो 3 मेंबर में से 2 तो कोलिनियर है और उस जॉइंट पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है, उस जॉइंट पर कंडीशन ही होनी चाहिए कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो जो तीसरा वाला मेंबर है, जो किसी से भी एक सिंगल लाइन में नहीं है, 2 लीनियर के अलावा जो तीसरा मेंबर है, उस मेंबर में भी आपका फोर्स क्या होगा 0 होगा। तो 2 कंडीशंस आपको देखनी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको 0 फोर्स मेंबर फाइंड आउट करने होते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी जॉइंट पर 2 मेंबर कनेक्टेड है जो कि नॉन कोलिनियर, एक लाइन में नहीं है, तो उस केस में आपका, और कंडीशन ये है कि दोनों के उसके अलावा उस जॉइंट पे कोई फोर्स भी नहीं लगना चाहिए, तब तो दोनों मेंबर में फोर्स 0 होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि 3 मेंबर कनेक्टेड है जिसमें से 2 मेंबर कैसे हैं सेम लाइन में, और उस जॉइंट पे कोई फोर्स भी नहीं लग रहा, तो जो तीसरा मेंबर है उसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0। तो यही कंसिडरेशन यहां देखेंगे। अब यहां पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जहां पर एक जॉइंट पे 2 फोर्स हो, यहां पर एक जॉइंट पे 2 मेंबर हो, यहां 2 मेंबर है लेकिन यहाँ एक रिएक्शन जनरेट हो जाएगी, यहां भी रिएक्शन जनरेट हो जाएगी, तो ये तो 0 नहीं हो सकते। बाकी हर जॉइंट पे 3-3 मेंबर है। अब ये देखते हैं कि कहीं कोलिनियर मेंबर है क्या, और उस जॉइंट पे फोर्स देख लेंगे, तो जो तीसरा मेंबर होगा अगर फोर्स नहीं होगा तो तीसरे मेंबर में फोर्स क्या होगा 0। तो ये देखोगे तो ये आपके कोलिनियर मेंबर है, ठीक है। और कोलिनियर मेंबर के परपेंडिकुलर अगर आप देखते हो, ना तो इस जॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है, ना तो इस जॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है आपका, और जो तीसरा मेंबर होगा जो कि किसी से लीनियर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका 0 फोर्स मेंबर होगा, ठीक है। किसी जॉइंट पर 3 मेंबर कनेक्टेड है जिसमें से 2 कोलिनियर है और उस जॉइंट पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है, तो वो जो तीसरा मेंबर है, ये वाला तीसरा मेंबर जो 2 मेंबर है, वो आपका होगा 0 फोर्स मेंबर। उसी तरीके से सेम कंडीशन यहाँ बन रही है, ये कोलिनियर है, यहाँ पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा, तो ये 8 मेंबर भी आपका 0 होगा। तो 2 and 8 मेंबर 0 है। उसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, बाकी सब जगह आपके, जैसे यहाँ 3 मेंबर है लेकिन 4 and 6 एक लाइन में नहीं है। यहाँ देखोगे तो आप काफी सारे मेंबर कनेक्टेड है। यहाँ पर सेकंड वाले को अगर मैं हटा देता हूँ, जो मेंबर में 0 फोर्स होता है उसका आप हटा देते हो, वो हटा सकते हो क्योंकि उसमें कोई फोर्स आ ही नहीं रहा। तो अगर मैं दूसरे को हटाता हूं तो यहाँ कंडीशन बनती 1, 4 और दिस वाले मेंबर की, बट 1 and 4 भी आपके एक लाइन में नहीं है। 1 and 4 अगर एक लाइन में होते तो ये वाला मेंबर भी क्या होता आपका 0 फोर्स, बट ऐसी कंडीशन बनी नहीं रही है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा 2 and 8, बी आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा कनेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वेशन, the slope deflection equation at
जॉइंट स्लॉप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एट बी जॉइंट पे ऑफ एलिमेंट बीसी मेंबर के लिए इन दी फॉलोइंग फ्रेम, गिवन फ्रेम के लिए स्लॉप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपको बतानी है। बी वाले जॉइंट पर जो बीसी मेंबर है गिवन है, ए बी आपका 6 मीटर है एंड बीसी आपका 8 मीटर है, ठीक है। और जो ई आई की वैल्यू है फ्लेक्सर रिजिडिटी, वो यहाँ पर ई आई है, यहाँ ई आई है, बट यहाँ पर 2 ई आई है, ठीक है। और बीसी वाले मेंबर में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो जो स्लॉप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आप लिखते हो उसका जनरल जो फॉर्मूला बोल सकते हैं या फिर जनरल जो एक्सप्रेशन है वो ये होगा कि अगर मैं एम बी सी के लिए बात करता हूं तो एम बी सी इज इक्वल टू एम एफ बी सी प्लस 2 ई आई बाई एल प्लस 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा बाई एल। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। इसमें जो चीज़ प्रेजेंट होगी वो हम रखेंगे, उनकी जैसी वैल्यू दी होगी उसके अकॉर्डिंग, और जो चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी उसको हम जीरो कर देंगे। एम एफ बी सी होता है आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट, ये होता है फिक्स्ड एंड मोमेंट। एम एफ बी सी होता है आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट। यहां पर बीसी वाले मेंबर में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस कारण से जो फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा वो हमारा जीरो होगा। ई आई अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 ई आई है, तो मतलब ई आई की जगह हम रखेंगे 2 ई आई, तो 2 इंटू 2 इधर हो जाएगा 4। लेंथ की वैल्यू आपको रखनी होगी 8। थीटा बी और थीटा सी अगर आप देखोगे तो दोनों प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये दोनों जॉइंट ऐसे हैं जो कि अनरिस्ट्रेन है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा वाई, सारी चीजें आपकी, थीटा जेड, सब कुछ आपके प्रेजेंट होंगे। 3 डेल्टा बाई एल की अगर हम बात करें तो जो यहां पर ये स्वे होगा, इधर से कोई फोर्स लग रहा है तो स्वे जरूर होगा, ये इस तरीके से स्वे होगा, ये इस तरीके से स्वे होगा, लेकिन इस स्वे के कारण बीसी वाले मेंबर में कोई मोमेंट जनरेट नहीं होगा। तो इस स्वे के कारण जब बीसी वाले मेंबर में कोई मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा, तो इस 3 डेल्टा बाई एल को भी हम क्या लेंगे, जीरो। 3 डेल्टा बाई एल यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई जॉइंट, कोई सपोर्ट सेटल कर जाता है तो उस केस में जो बेंडिंग मोमेंट आता है वो हम यहाँ पर रखते हैं। लेकिन ये जब डेल्टा से आगे स्लाइड करेगा तो उसकी वजह से मोमेंट ए बी और बी ए, सी डी और डी सी वाले में जनरेट होंगे, ना कि बी सी वाले में। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, जीरो। तो एम बी सी की जो इक्वेशन होगी वो होगी 2 इंटू 2 ई आई बाई 8 2 थीटा बी प्लस थीटा सी। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 बाई 8 होगा आपका 0.5 ई आई प्लस 2 थीटा बी प्लस थीटा सी। ये हो गया आपका एम बी सी। हम यहाँ पे इक्वेशंस देखते हैं, 0.5 सब में है, 2 थीटा बी प्लस थीटा सी। सी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 0.5 ई आई 2 थीटा बी प्लस थीटा सी। बाकी सब जगह आपका प्लस माइनस का वेरिएशन है। तो 2 थीटा बी प्लस 2 थीटा बी प्लस थीटा सी 0.5 ई आई। अगर ये सी बी के लिए होता तो थीटा की वैल्यू 2 थीटा सी प्लस थीटा बी हो जाती, और सेम टू सेम हमारा 0.5 ई आई की बराबर यहां पर यह वैल्यू होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीम ए बी, कोई बीम ए बी आपको गिवन है, ऑफ स्पान 15 मीटर, 15 मीटर का उसका स्पान है, हैविंग है यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी आपको दी है जिसको ई आई बोलेंगे। ई आई की वैल्यू गिवन है आपको, ए आई गिवन है 10 की पावर 4 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। इज सब्जेक्टेड टू ए रोटेशन एट एंड बी। बी पर जो रोटेशन जनरेट हो रहा है आपका, थीटा बी जनरेट हो रहा है 0.003। व्हाट इज द फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए। तो ए पर कितना फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा, तो फिर से वही बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो अभी अगर मैं बी पर रोटेशन तभी जनरेट होगा जब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मोमेंट लगाया जाएगा, और अगर मैं बी पर कोई एक्सटर्नल मोमेंट लगाता हूं तो उसकी वजह से थीटा की वैल्यू जो जनरेट होती है वो अभी एक क्वेश्चन में अपन ने देखा था। तो उसकी वजह से जो थीटा की वैल्यू जनरेट होगी, थीटा बी, वो थीटा बी होगा आपका ml/4 ई आई। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि कितना मोमेंट लगाने पर ये थीटा 0.003 जनरेट हो रहा है, ठीक है।
तो जो मोमेंट लगाने पर थीटा जनरेट होता है वो ml/4EI के इक्वल होता है। हमें थीटा पता है तो हम m निकाल लेंगे। तो थीटा b की वैल्यू है 0.003, m हमारा अननोन है, l हमारा है 15 और फ्लेक्सिबिलिटी हमें दी है किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में 10⁴। ठीक है, तो m क्या होगा, वो एक्सटर्नल मोमेंट जिसके कारण 0.003 रेडियन का रोटेशन जनरेट हुआ इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 50 एंड इसके साथ में इंटू दी 4। ठीक है, ml/4EI था तो यहाँ पर आपका 4 भी होगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m ये हो जाएगा 30, 10⁴ और 0.003 मल्टीप्लाई होकर 30 होगा इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15 से सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो 32 टाइम्स मतलब 8 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट अगर आप लगाओगे बी पर तब जाकर के 0.003 का रेडियन का रोटेशन जनरेट होगा बी पर। आपसे पूछा है कि ए पर कितना फिक्स एंड मोमेंट आएगा, ए पर कितना फिक्स एंड मोमेंट आएगा। तो इसका एक बेसिक स्टडी होती है कि जब मैं किसी जॉइंट पर एम लगाता हूं और फार एंड पर फिक्स्ड है तो वो m वहां पर कैरी ओवर होता है। ठीक है, और जिस फैक्टर से कैरी ओवर होता है उसको बोलते हैं कैरी ओवर फैक्टर। तो जब ये कंडीशन बनती है कि फार एंड पर फिक्स्ड होगा तो मैंने अगर यहाँ पर m लगाया तो यहाँ पर जो कैरी ओवर होता है वो होता है हमारा m/2 का मोमेंट। तो अगर हम m लगा रहे हैं 8 किलो न्यूटन, m की वैल्यू कितनी आई है 8 किलो न्यूटन, तो जो फिक्स्ड एंड एट E, फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए वो जनरेट होगा 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4 किलो न्यूटन। तो 4 किलो न्यूटन वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अगर किसी जॉइंट के फार एंड पर फिक्स्ड है और आप वहां पर रोटेशन देने के लिए कोई मोमेंट लगाते हो तो फार एंड पर उसका आधा मोमेंट सेम डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर क्या होगा कि m है इसका ही सेम डायरेक्शन में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर इसको बोलते हैं कैरी ओवर, और इनका जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है कैरी ओवर फैक्टर। Next question is the reaction of beam at C वाले पॉइंट पर क्या रिएक्शन जनरेट होगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके की रिएक्शन जनरेट होगी। ठीक है, तो C पर क्या रिएक्शन आपकी जनरेट होगी वो आपको बताना है। हिंज लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसको सोल्व करने के लिए हिंज वाले पोर्शन से इसको दो पोर्शन में बांट दिया जाता है, AC पोर्शन अलग और CB वाला पोर्शन आपका अलग। तो इस तरीके से इसको बांटेंगे दो पोर्शन में। कि यहां पर एक यूडीएल लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 4 मीटर का स्पान है। अगर यहां पर कोई रिएक्शन जनरेट होती है आरसी, तो जब इसका दूसरा काउंटर पोर्शन आप बनाओगे सी पर एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है तो यहाँ पर आरसी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगी और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो, इसका जो स्पैन है वो है आपका 4 मीटर। ठीक है, ये जो सी पॉइंट है एक्चुअल में ये दोनों पोर्शन का जो सी पॉइंट है वो एक ही लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, एक ही लेवल पर होगा तो क्या होगा, इधर वाले पोर्शन का एसी पोर्शन में जो सी पर डिफ्लेक्शन आ रहा है और जो सीबी पोर्शन में जो सी वाले पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आ रहा है उन दोनों डिफ्लेक्शन की वैल्यू सेम होगी। इस कंडीशन से हम ये रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। रिएक्शन का मतलब यहाँ पर कितना शेयर फोर्स जनरेट हो रहा है ये पूछा है। तो क्या होगा, डेल्टा सी एसी इज इक्वल टू डेल्टा सी सीबी। डेल्टा सी एसी अगर आप देखोगे साइन के अकॉर्डिंग तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर की वजह से डाउनवर्ड, आरसी की वजह से अपवर्ड, इस आरसी की वजह से डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड वाले को हम सेम डायरेक्शन में रखेंगे और उससे अपवर्ड वाले को हम जो उससे अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा उसका जो साइन होगा वो अलग होगा। जो दो फोर्सेस डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन दे रहे हैं उनका साइन होगा सेम, और जो तीसरा वाला है जो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा उसका जो साइन होगा वो होगा डिफरेंट। तो इस तरीके से कि जब यूडीएल लगेगा किसी कैंटिलीवर पर तो उसकी वजह से एंड पे डिफ्लेक्शन होता है WL⁴ मतलब 10 × 4⁴ अपॉन 8 EI,
जब कंसंट्रेटेड लोड लगता है तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो होता है आर सी इंटू 4³ अपॉन 3i। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग, दोनों की डायरेक्शन अलग है, इसलिए प्लस माइनस का डिफरेंस आया। यहां पर देखेंगे तो आर सी इंटू 4³ अपॉन 3ei। ठीक है, 4 से 4 की पावर क्यूब से अगर हम सिंप्लीफाई करने लगे इसे तो यहाँ पर से बचेगा एक सिंगल 4। आर सी उस तरफ जाएगा, ई आई से आपका ई आई कैंसिल आउट, तो 2 आर सी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, आर सी इज इक्वल टू 10 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2। 2 इधर चल जाएगा, 3 उस तरफ जाएगा, 4 से ये 2 बार कैंसिल आउट, 2 से 5, आर सी इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 किलोन्यूटन। 7.5 किलोन्यूटन होना चाहिए ये। तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो 7.5 किलोन्यूटन होगा। हिंज लगाने के बाद में इस तरह की लोडिंग से उस हिंज पर कितना फोर्स जनरेट होगा या शेयर फोर्स जनरेट होगा, जिसको इन्होंने रिएक्शन के फॉर्म में बोला है। तो एक शेयर फोर्स अपवर्ड होगा, एक डाउनवर्ड होगा। तो हमने क्या करा, 2 हिस्सों में बांट लिया। तो इस वाले पोर्शन की वजह से जो सी पे डिफ्लेक्शन है वो इस वाले पोर्शन की वजह से सी पे डिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो दोनों के डिफ्लेक्शन को बराबर करके आर सी की वैल्यू को 7.5 किलोन्यूटन निकाला है यहाँ पर। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सिंपल डिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिफ्लेक्शन के जो कॉन्सेप्ट है और डिफ्लेक्शन की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन जो है आपके, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको वो वैल्यूज पता है तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पान L है, एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो है EI इज सब्जेक्टेड टू ए मोमेंट एट वन सपोर्ट। एक सपोर्ट पे एक मोमेंट लगा हुआ है। द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, बेंडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी आपको बतानी है। तो ये वाली सिचुएशन है। लोडिंग कंडीशन अगर देखेंगे तो सिंपली सपोर्टेड बीम है ए एंड बी, एक सपोर्ट पे लगा हुआ है मोमेंट। तो आपको इस कंडीशन के कारण इसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है बेंडिंग के लिए, तो स्ट्रेन एनर्जी फॉर बेंडिंग इज इक्वल टू 0 टू L mx² dx अपॉन 2EI। ठीक है, तो हमें mx चाहिए किसी भी सेक्शन पर मोमेंट की वैल्यू। उसके लिए आपको सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सपोर्ट रिएक्शंस के लिए माना कि हमारा RA इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है और RB इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। समेशन ऑफ Fy 0 जब करेंगे तो RA प्लस RB इज इक्वल टू 0, तो RA इक्वल टू माइनस RB। इनिशियल में हमने दोनों की सेम डायरेक्शन ली है, लेकिन आफ्टर द एनालिसिस ये आया है कि RA RB का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो RA RB का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। अब हमें एक वैल्यू निकालनी। अब हमारे पास एक कंडीशन और बची हुई है, समेशन fx हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि ना तो हमारा अननोन है कोई एक्स डायरेक्शन में, ना ही कोई फोर्स लग रहा है। तो एक कंडीशन और बची है हमारे पास, समेशन ऑफ mz0। समेशन ऑफ mz0 किसी भी एक सपोर्ट के अबाउट लगाएंगे तो एक हमारा जो अननोन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं लगा रहा हूँ बी वाले सपोर्ट के अबाउट। बी वाले सपोर्ट के अबाउट अगर आप लगाओगे तो RA इंटू L, ये एक डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट कर रहा है बी के अबाउट। उसी तरीके से एम भी बी के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट कर रहा है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों प्लस में आएंगी। तो RA इंटू L प्लस M इज इक्वल टू 0, तो RA इज इक्वल टू माइनस का M बाई L। मैग्नीट्यूड M बाई L आया, माइनस आने का मतलब जो आपने साइन लिया था वो साइन चेंज हो जाएगा, अपवर्ड नहीं होकर के। ये जो आपका RA जनरेट हो रहा है वो किस तरफ जनरेट हो रहा है, डाउनवर्ड में, और वैल्यू कितनी M बाई L। तो या तो साइन चेंज कर लिया जाए या फिर माइनस के साथ मैग्नीट्यूड को रख लिया जाए। और इसी तरीके से RB अब इससे अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो लगाया था वो सही है, तो M बाई L।
अब हमें mx की वैल्यू चाहिए। mx आप b से भी लिख सकते हो, mx आप a से भी लिख सकते हो, और अगर स्ट्रेन एनर्जी में आप किसी भी तरफ से स्टार्ट होगे तो आपका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, स्केलर क्वांटिटी, तो हम उस तरफ से mx लिखेंगे जिधर से हमारी इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाइड आएगी। तो इधर से देखेंगे तो एक ही मोमेंट आएगा m/l की वजह से, इधर से लिखेंगे तो 2 का मोमेंट आएगा। तो हम इस तरफ से लेंगे, मतलब ओरिजिन जो हम ले रहे हैं वो अपन लेंगे a से। तो ओरिजिन एट ए पर ओरिजिन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन के, बेंडिंग मोमेंट की साइन के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो सेक्शन से लेफ्ट हैंड साइड में जो क्लॉकवाइज लगता है उसको हम प्लस लेते हैं, यहां पर लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो ये माइनस होगा, तो माइनस का m/l इंटू दी एक्स, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट है। लिमिट जो देखोगे आप, लिमिट आ जाएगी 0 टू एल, लिमिट होगी आपकी 0 टू एल। जब इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो u 0 टू एल m/l x स्क्वायर dx अपॉन 2ei, माइनस m/l x का स्क्वायर dx अपॉन 2ei। जब इनको स्क्वायर कर देंगे तो m स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ei, इसमें से सिर्फ x ही आपका वेरिएबल है तो x अंदर रहेगा, बाकी सबको बाहर निकाल लेते हैं। तो u इक्वल टू m स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू 1/2ei 0 टू एल एक्स स्क्वायर बाई dx। इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे m स्क्वायर बाई 2ei एल स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा तो एक्स क्यूब बाई 3 0 टू एल। जब एल पुट करेंगे तो एल क्यूब बाई 3 आपका बाहर आ जाएगा, तो u इक्वल टू एम स्क्वायर एल क्यूब बाई 2ei एल स्क्वायर इंटू 3, तो 3 इंटू 2 6, एल से एल कैंसिल आउट, तो एम स्क्वायर एल अपॉन 6ei की इसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी इस कंडीशन के कारण। तो ऑप्शन देखते हैं एम स्क्वायर एल अपॉन 6ei, तो ऑप्शन यहाँ पर अगर देखेंगे तो एम स्क्वायर एल अपॉन 6ei, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो सिंपली आपको जो लोडिंग कंडीशन है उससे बेंडिंग मोमेंट निकालना है mx किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर, और mx स्क्वायर dx अपॉन 2ei इस वाली कंडीशन में रखना है। जहां तक हमारा स्पान है वहां तक की लिमिट रख के आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, तो उससे जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगी वो ये बताएगी कि कितनी स्ट्रेन एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है। तो एम स्क्वायर एल अपॉन 6ei की स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑल मेंबर्स ऑफ द फ्रेम शोन बिलो हैव सेम फ्लेक्सर रिजिडिटी, जो यहाँ पे फ्रेम गिवन है, एक बी वाले जॉइंट पर 3 मेंबर कनेक्टेड है, सबकी फ्लेक्सर रिजिडिटी सेम और लेंथ आपकी एल है। इफ ए मोमेंट m इज अप्लाइड एट जॉइंट बी, बी वाले जॉइंट पर एक कोई मोमेंट लगाया जाता है, द रोटेशन ऑफ द जॉइंट इज, तो उस जॉइंट का रोटेशन क्या होगा। ठीक, तो किसी भी जॉइंट को यूनिट रोटेशन से रोटेट करने के लिए जो आपको मोमेंट लगाना है उसको स्टिफनेस बोलते हैं, और वो होता है आपका, डिपेंड करेगा कि फार एंड पर आपका किस तरह का सपोर्ट है। यहाँ पर इस जॉइंट से 3 मेंबर कनेक्टेड है, तो अगर आप यहाँ पर मोमेंट लगाओगे तो तीनों मेंबर उसको रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जॉइंट की अगर स्टिफनेस देखें तो वो स्टिफनेस इस तीनों मेंबर की स्टिफनेस के इक्वल होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे प्रोसीड करेंगे कि टोटल स्टिफनेस ऑफ जॉइंट बी, बी वाले जॉइंट की टोटल स्टिफनेस, बी वाले जॉइंट से 3 मेंबर कनेक्टेड है, बी ए मेंबर के फार एंड पर फिक्स्ड है, तो फार एंड पर अगर फिक्स्ड होगा तो उसकी जो स्टिफनेस होती है वो होती है 4ei/l। उसी तरीके से बी डी वाले के भी फार एंड पर फिक्स्ड है, ei सबके लिए सेम है, तो 4ei/l प्लस BC वाले के फार एंड पर हिंज है, तो फार एंड पर अगर हिंज होगा तो उसकी स्टिफनेस होती है 3ei/l। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 4 + 4 8 + 3 11ei/l। ठीक है, तो इस बी जॉइंट को यूनिट रोटेशन देने के लिए
जो आपको मोमेंट लगाना है वो लगाना होगा 11 EI/L के इक्वल, ठीक है। अब लेकिन आपने कितना लगाया हुआ है, आपने m लगाया हुआ है, तो अपन चाहते हैं बेसिक जो आपकी डेफिनेशन थी स्टीफनेस की, उसके ऊपर डेफिनेशन की, स्टीफनेस की डेफिनेशन क्या है कि जो m/थीटा होगा, थीटा जिसको हम यूनिट कर रहे हैं वो डिवाइडेड में आएगा, तो m/थीटा है जिसको हमने बोला था k थीटा, इसके इक्वल होगी। आपको क्या चाहिए, आपको इसमें से m दिया हुआ है, टोटल स्टीफनेस हम लोगों ने निकाल ली, हमें चाहिए कितना रोटेशन जनरेट होगा। तो रोटेशन के लिए थीटा इधर जाएगा तो k थीटा को इस तरफ लाना होगा, तो m/k थीटा के इक्वल का हमारे पास यहाँ रोटेशन जनरेट होगा। तो m तो इतना लग रहा है, टोटल k कितना है, टोटल k की वैल्यू है 11 EI/L। तो जब यहाँ पर m डिवाइडेड बाई 11 EI/L से डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल रोटेशन मिलेगा, L ऊपर जाएगा तो ml/11 EI के बराबर का आपको रोटेशन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो कोई जॉइंट है उससे जितने मेंबर कनेक्टेड है, तो अगर आपने कोई मोमेंट लगाया है उस जॉइंट पर एक्सटर्नल, तो वो सारे मेंबर मिल करके उस पर्टिकुलर जॉइंट पर जो मोमेंट लगाया उसकी वजह से रोटेशन आ रहा है उसको रेजिस्ट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर जॉइंट की अगर स्टीफनेस देखें तो जितने मेंबर कनेक्टेड है उन सबकी स्टीफनेस का समेशन होगा, और स्टीफनेस का जो बेसिक है वो है m/थीटा, हमें चाहिए रोटेशन, और k हम निकाल चुके हैं, m हमें दिया है, तो हम थीटा को उस तरफ लेकर चले गए, तो k से जब डिवाइड करेंगे m को तो हमें रोटेशन मिल जाएगा उस m के कारण, तो वो होगा ml/11 EI के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following method is क्लासिफिबल एज ए डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसमें से कौन सा मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड की तरह क्लासीफाई किया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, दो टाइप के मेथड होते हैं, फोर्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, उनके एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आता है कि इसमें से कौन सा मेथड फोर्स मेथड है, इसमें से कौन सा मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये जो तीन मेथड्स हैं, शुरू के जो तीन मेथड्स है ये सारे आपके फोर्स मेथड की कैटेगरी में आते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है आपका वो होता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, या स्लोप डिफ्लेक्शन होता है, या कानीज मेथड होता है। तो ये जो आपका है ये आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड होगा। तो यहां अगर ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज ए पॉइंट लोड W एट द सेंटर, एक सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे पॉइंट लोड लगा हुआ है। द फ्लेक्सुरल स्टीफनेस ऑफ द बीम इज इफ स्पान इज L, आपको फ्लेक्सुरल स्टीफनेस बतानी है जब उसका स्पान क्या है L। तो सिंपली सपोर्टेड बीम होगा ये हमारा, और इसके मिड पर लगा हुआ है पॉइंट लोड W, ठीक है। ये W इसको बैंड करेगा, बैंड करने की वजह से जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जनरेट होगा मिड पर वो होगा WL3/48 EI, और ये आपका हो गया डेल्टा। तो जो W की वजह से जो फ्लेक्सुरल जनरेट हो रहा है, बेंडिंग जनरेट हो रही है, उसकी वजह से जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है वो आ रहा है WL3/48 EI। हमसे पूछी स्टीफनेस, फिर से स्टीफनेस क्या होगा, यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए कितना फोर्स लगाना। तो ये डेल्टा अगर यूनिट हो जाए तो ये W आप कितना लगाओगे वो कहलाएगी इसकी फ्लेक्सुरल स्टीफनेस। तो डेल्टा को अगर 1 कर दिया जाए या फिर डेल्टा को W से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो W की वैल्यू होगी W/डेल्टा बोल दिया जाए, या फिर डेल्टा को 1 करेंगे तो सारी चीजें उस तरफ जाएंगी। तो ये आएगी आपकी 48 EI/L3। तो अगर डेल्टा यूनिट होगा तो आप कितना W लगाओगे, 48 EI/L3, जो कि इसकी स्टीफनेस कहलाएगी। W यहाँ पर इस डिफ्लेक्शन को जनरेट करने के लिए बेंडिंग जनरेट कर रहा है, इसलिए ये फ्लेक्सुरल स्टीफनेस है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखे जाए तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ये इस सीरीज में अपन लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आपके आ सकते हैं, या फिर इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इस तरह के अदर सब्जेक्ट्स के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए जॉनटेक के चैनल को। थैंक यू।